हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आईसीआर का एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हो गया था, तो उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो अब ये मत समझिएगा कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा दिन वेट करेगा आपका। ठीक है, बहुत जल्दी ये लोग एग्ज़ाम करवाते हैं, जैसा कि पिछले बार भी हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि जून के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उससे पहले आप तैयारी अपनी स्टार्ट करते रहिएगा, क्योंकि देखिएगा इस बार का पैटर्न भी चेंज होगा। और उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन जो है वो बहुत कम हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि सिर्फ वही लोग इसमें बैठेंगे जिन लोगों ने पिछली बार परीक्षा दी थी, एक दो नंबर से बच गए थे। थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख करके, तो आप समझ जाएंगे कि वाकई में हाँ, इस बार हम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास पेपर है टेक्निकल असिस्टेंट, जो आपका आईसीआर वाला जो कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, वो 2 तारीख का है, यानी कि 2 मार्च में 12:30 बजे सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पेपर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम जनरल नॉलेज के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज है, आप लोग जानते हैं इसके 25 क्वेश्चन ये पूछता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान को इसने हराया था, तो यहाँ पर दिल्ली और आगरा पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन है। तो बाबर ने पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा था, आप सभी लोग जानते हैं, और उसमें सुल्तान को हराने के बाद दिल्ली और आगरा पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, तो कहा गया था कि जो गरीबी रेखा से संबंध में कौन सा गलत चयन है। ठीक है, ये आपको बताना है, कथन का चयन करना है। अब गरीबी रेखा है, आप लोग जानते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट नीचे दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समय क्या है और स्थान क्या है वो डिपेंड करता है गरीबी पे भी। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय पर आधारित है। ये भी यहाँ पे पॉइंट सही है। गरीबी रेखा की मापन सीमाएं जनसंख्या के उपभोग स्तरों पर आधारित हो सकती है, पॉइंट भी सही है। पॉइंट जो गलत है इसमें कौन सा है कि एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है, वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर वो जुड़ा है तब भी वहाँ पर नीचे हो सकता है। तो याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे गरीबी रेखा से जो संबंधित थे वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तीसरे में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने, ये तो आपका करंट पर। अब देखिए, करंट का जो रोल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट जो है आपका लगभग 5-6 नंबर से ज़्यादा ही पूछी गई थी पिछले एग्जाम में, 5-6-7 तक पूछी गई किसी किसी शिफ्ट में। तो करंट आप लोग बहुत अच्छे से रेडी करिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था 2021 में कि 55 किलोग्राम स्नेच श्रेणी में 113 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था। तो ये बनाए थे संकेत महादेव सरगर ने। ठीक है, संकेत महादेव सरगर ने बनाया था। इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पूछा जाएगा नहीं। अब देखिए, अगला भी यहाँ पे करंट अफेयर का ही पूछा गया था कि अक्टूबर 2021 में भारत सरकार द्वारा स्कैड पोर्टल जो है, ये देखिए पोर्टल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जी स्टडी जीके में बन जाता है ना क्वेश्चन। तो पोर्टल जो है ये किसके, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर चालू किया गया था। कौन था, स्कैरेट पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत ब्लॉकचेन की सेवा के रूप में पेश करने में शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत जो ब्लॉकचेन को सेवा के रूप में पेश करने में शामिल नहीं है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या है आपका, एक तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान, और यहाँ पे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान, और यहाँ पे प्रगत संगणन विकास केंद्र। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कुछ आसान भी आते हैं, कुछ तो कठिन हर एग्जाम में आते ही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा पेपर आपका कम कठिन है, क्योंकि पिछली बार नकल की वजह से पेपर कठिन हो गया ना, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सब सेट रखा हुआ था यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अब जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है, तो देखिएगा, ये तो आपका हो गया डमहल। ठीक है, डमहल जो है ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है, ये आप याद रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की रिपीट भी होने हैं ना इसमें। तो 1 अप्रैल 2022 करंट से पूछा गया था, 1 अप्रैल 2022 से सिंडिकेट बैंक के इनमें से किस बैंक में विलय के बाद वो भारत का चौथा बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया। अब सिंडिकेट बैंक जो है वो किसके साथ विलय हुआ था, उसका कैनरा बैंक के साथ विलय हुआ था। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा बना है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि सिंडिकेट के साथ कौन सी बैंक विलय है, वो है कैनरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, किसका उपयोग
एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। अब जो एंटासिड होते हैं उनका निर्माण किया जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है किस चीज़ का, एंटासिड के निर्माण में किया जाता है। चलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिक नेचर होता है, इसका क्या होता है, इसका बेसिक नेचर होता है, इसीलिए यहाँ पे एंटासिड में यूज इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ तो पे कहते हैं कि अक्टूबर 2021 में जो आपकी पीएम उदय योजना है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में। दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में स्थित है रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे एक बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तो योजनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं देखिए हर कोई इस समय कवर करता है, कोई भी एग्जाम होता है। तो बजट 2021-22 के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को आपस में विलय करके यहाँ पर किस रूप में उसको जाना जाता है, तो पोषण मिशन 2.0 जो था उसको यहाँ पर जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे जो रेलिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जो स्तूप बने होते हैं, ठीक है, जो स्तूप बने होते हैं उनको जो चारों तरफ से एक रेलिंग घेरती है ना, उसको कहते क्या है बेसिकली हिस्ट्री में, तो वो होती है वेदिका। क्या कहा जाता है उसको, वेदिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया नवंबर 2021, देखिए करंट तो बहुत ही ज़्यादा है ना, मुझे तो लग रहा है किसी की शिफ्ट में 10 भी पूछा गया था। तो कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पेंशनरों के लिए अद्वितीय यूनिक चेहरा, यहाँ पे ये तो चलिए क्वेश्चन काम का है नहीं, 2021 का करंट अफेयर है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं ऑलरेडी बता दूंगा। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के समूह से संबंधित है, ठीक है। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है जो, वो कौन सा होता है, वो आप लोग जानते हैं दालें जो है ना, ये क्या होती हैं, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। और इसमें सब्जी भी यहाँ पर आपका आ सकता है, ठीक है। सब्जी और दालें ये दोनों यहाँ पर एकदम सही हैं, क्योंकि ये सुरक्षात्मक होते हैं। इसमें हर तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्या चीज़ें, जैसे दाल में आपको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे सब्जियाँ भी बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे सही करना चाहिए था, लेकिन इसका जो आंसर दिया था यहाँ पर वो सब्जियाँ दे रखा था इन्होंने इसके अपने आंसर के में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया था, ठीक है। कौन सी स्मारक थी जिसको हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया था, तो ये कौन सी है, चार मीनार। चार मीनार कहाँ पे है, आप लोग सब जानते हैं हैदराबाद में ही है, इसीलिए बोला गया है कि इस पहली इमारत के रूप में इसको सूचित किया गया था, चार मीनार को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2021 में सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, तो इसको यहाँ पर जीता था किसने, वो जीता के केरला ने, ठीक है, केरला ने इसको जीता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना जो हुई वो किस वर्ष होती है, तो होती है 1990 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 1990 में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, कहता है कौन सा एक जैव आरक्षित जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं मेघालय के स्थित गारो हिल्स का एक भाग है, ठीक है। मेघालय में जो गारो पहाड़ी है ना, गारो की, ठीक, गारो खासी जनता, 3 पहाड़ियाँ हमारे पे हैं, लेकिन जो गारो हिल्स हैं उसका एक भाग है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका नोकरेक, ठीक, कौन होगा वो, नोकरेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 देखिएगा, तो कहते हैं साइंस का भी इसमें पूछ लिया है, लेकिन साइंस का अलग इसमें दिया था 25 नंबर का, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, भर भर के न्यूमेरिकल डाले थे। बाकी जीएस का जो 25 का सेक्शन है इसमें आपसे सब कुछ पूछा गया था। तो कहते क्या है, जो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक, कौन प्राकेंद्रकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं 20 में निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब सती प्रथा है, ये तो आप लोग जरूरी सुने होंगे। तो कहा था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में इन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया, यानी कि सती प्रथा जो है उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, बैन कर दिया था 1829। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है गृह मंत्रालय
में भारत के महापंजीयन और पंजीयन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था। अब जनगणना जो कराती है, जो यहाँ पे नोडल एजेंसी है जो जनगणना कराती है, जनगणना संगठन बेसिकली, वो क्या है, वो कब हुआ था यहाँ पे, वो हुआ था दोस्तों 1949 में उसका गठन हुआ था। अब जनगणना जो है आप लोग जानते हैं कि ये 1881 से रेगुलर हो रही है। उससे पहले सबसे पहले 1872 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड मेयो के समय 1881 से रेगुलर हो रही है। और इस बार की 2021 की जनगणना थी वो 16वीं जनगणना है, ठीक है। लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट आई नहीं, हो सकता है 2024 तक इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी जाएगी, क्योंकि जब 2011 की जनगणना थी उसकी भी रिपोर्ट 2013 में ही पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पे कब पारित किया गया। देखिए तो आसान क्वेश्चन है। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो यहाँ पर पारित किया गया था दोस्तों, वो 1878 में पारित किया गया था, ठीक है। कब? 1878 में इसको पारित किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। अब जो तमिल है, आप जानते हैं भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसमें तमिल को कब शामिल किया गया था, ये यहाँ पे पूछा है। तो ये हो जाएगा 2004, ठीक है। सन 2004 में तमिल को यहाँ पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगले में कहा गया कि जो 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधक के आधार पर धातुओं का सही व्यवस्था क्रम निम्न में से इनमें से कौन सा है। 20 डिग्री सेल्सियस है अगर, तो उसमें जो विद्युत प्रतिरोधकता होगा वो क्या, उसका कौन सा क्रम इसमें सही होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकल का होगा, फिर टंगस्टन, फिर एल्युमिनियम, फिर तांबे। इसी तरीके से ऑप्शन 4 एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जो है अभी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मुझे लगता है इसमें 6 या 7 पूछे गए थे इस शिफ्ट में। नवंबर 2021 में किस राज्य ने पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। जो उड़ीसा में यहाँ पर किया गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसके सोशल साइंस का जो मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट रहता है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सोशल साइंस का भी प्रीवियस समय देख लेते हैं, ये उसी शिफ्ट का है। तो सोशल साइंस में भी 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाने, पर सोशल साइंस पेपर का जो लेवल था बहुत ही डीप में था। इस तरीके से कहें, यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे लेंदी बहुत था, कि बहुत पॉइंट यहाँ पे देखे, जैसे आपने देखा तो बोला गया था कौन सा कथन इसमें सही है, ठीक है। तो कथन के बारे में यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ी पॉलिटी तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि पहला कथन कहता है कि एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल मतों में से कम 2% मत प्राप्त करती है और लोकसभा से कम 4 सीटें जीतती हैं, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। 19 में देश में 7 मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी इनमें से एक थी, ठीक है। ये यहाँ पर है। अब दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो कहता है यहाँ पर कि 2% में, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर गलत ही होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे सही है, ठीक है। 2019 में इसमें 7 पार्टियां थी, तो केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे आप एनसीईआरटी में डिट्टो एनसीईआरटी इन्होंने छापा था। तो देखिए पहला कथन यहाँ पे कहता है कि 2001 में शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा ज्ञानंद की हत्या कर दी गई थी। तो देखिए ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, इनको यहाँ पे शाही खानदान के चक्कर में इनकी हत्या नहीं करी गई थी। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र की बहाली के आंदोलन के दौरान 7 दलों के गठबंधन और माओवादियों द्वारा अनिश्चितकाल हड़ताल का आह्वान किया गया था। जब इनकी हत्या करी थी उसके बाद यहाँ पर इसका आह्वान तो हुआ ही था, तो क्या होगा, केवल दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसका एकदम सही होगा, ठीक है। इसकी क्लासेस के लिए मैं ये करूँगा ना कि पूरा आपके लिए पीडीएफ बना दूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ में मैं आपको थियरी भी दूंगा, उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि इस समय यहाँ थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो अब देखिए रहते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित करें, मतलब इसमें अगर सुमेलित करना है आपको, तो चलिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित है ये आपको दिख रहा होगा। 3 यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद यहाँ पर 19 से रिलेटेड सारे दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद अगर 19B में बात कर लेते हैं तो क्या है, तो इसमें क्या कहता है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र हुए यहाँ पर जो है निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक आंदोलन कर सकते हैं छोटा मोटा, जैसे कहते हैं अपनी बात रखते हैं, सभाएं कर सकते हैं 19B के तहत। इसमें कहा जाता है
फिर अनुच्छेद 19C के तहत क्या कहा जाता है, 19C के तहत यहाँ पर आप क्या कहते हैं, संस्था बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। और अनुच्छेद 19D के तहत यहाँ पर भारत में संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है इसमें, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार इसके तहत आपको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में अनुबंध व्यवस्था के संबंध में कथनों में कौन सा सही है। अनुबंध की बात कर लेते हैं। अब देखिए पहला यहाँ पे क्या है कि 19वीं शताब्दी में इस अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के रूप में वर्णित किया गया। अनुबंध का मतलब क्या होता है, जो दास होते थे जिनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ साल भर काम करेंगे, पूरा इसके बीच में छोड़ के नहीं जा सकते थे, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि उनको बाद में दास कहा जाने लगा। फिर कहते हैं कि 1901 में औपचारिक समाप्ति हो गई। 1901 में तो समाप्ति हुई नहीं थी, क्योंकि अभी तो यही चल रहा था। तो यहाँ पे पहला ही कथन यहाँ पे सिर्फ सही होगा, ठीक है, केवल पहला कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं जर्मेनिया की रूपक मूर्तिका में उगते सूर्य की किरणें क्या दर्शाती हैं। अब देखिए ये बाहर के क्वेश्चन आप नहीं कह सकते, क्योंकि एनसीईआरटी उन्होंने पहले ही बोला था सिलेबस में कि हम सोशल साइंस एनसीईआरटी से पूछेंगे। तो यही यहाँ पे पूछा गया, उगते सूर्य की किरणें दर्शाती हैं जर्मेनिया में कि एक युग का सूत्रपात हो रहा है, मतलब एक नए युग की स्टार्टिंग हो रही, एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, उगते सूर्य की किरणें ये दर्शाती हैं जर्मेनिया में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो फ्रांसीसी सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन का विचार किस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। अब सत्ता के विभाजन का विचार जो है किस पुस्तक में प्रस्तावित है, तो ये है आपका द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। एक यहाँ पे पुस्तक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो यह पुस्तक जो है क्या कहती है, फ्रांसीसी सरकार के अंतर्गत जो आपकी तीनों शक्तियाँ होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बीच विभाजन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 में, भारत सरकार ने डैश में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करी थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करी थी, तो ये कब हुआ था, 1979 में, ठीक है, 1979 में की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राकृतिक आपदाएं, तो आसान है क्योंकि ये इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही हैं। तो कहा गया प्राकृतिक आपदाओं को व्यापक रूप से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टॉर्म सर्ज को इनमें से किस श्रेणी में रखा गया है। अब जो स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म सर्ज, उसको किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये जलीय में रखा गया है, ठीक है, किसमें, जलीय में इसको रखा गया है। तो जो स्टॉर्म सर्ज आते हैं इनको जड़ी में, स्टॉर्म का मतलब होता है जो आपकी बिजली चमकती है तेज से, ठीक, उसको जली में रखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो कहते गए हैं कि लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत 2019 का जो चुनाव था उसमें कुल सदस्यों के 14.36% तक पहुँच गया, या इसमें से मतलब कौन सा कथन सही है, ठीक है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की औसत हिस्सेदारी इन्होंने बोला कि 14.36% है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, राज्य विधानसभाओं में नहीं है। विभिन्न विश्व सांसदों की महिलाओं की हिस्सेदारी औसत 14.36%, ये सांसदी में है। सांसदी का मतलब जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, उसमें ये मिलता है, उसमें था 2019 में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा में ऐसी बात नहीं कही गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जो हिमाद्री है, हिमाद्री का मतलब क्या, जो हिमालय का एरिया है, हिमालय में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कहता है पीर पंजाल पर्वतमाला और धौलाधर पर्वतमाला महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं, कि ये यहाँ पे गलत है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल वगैरह। अब यहाँ पाई जाने वाली पर्वतमालाओं की औसत ऊंचाई 5000 से 6000 मीटर है, ठीक है। अब देखिएगा जो हिमालय क्षेत्र है उसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे उसकी पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं। तो उसमें क्या है, जो सबसे ऊंची है आप लोग जानते हैं एवरेस्ट है, और यहाँ पे उसके अलावा जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो उसकी एवरेज लगभग 5000 से 6000 मीटर होती ही है, तभी यहाँ पे उसको पहाड़ी कहा जाता है, बेसिकली इसको पर्वत कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट यहाँ पे गलत है। अगला कथन देखिए, तो यहाँ पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अब 371 जो है, इसमें आप लोग जानते हैं कि राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध हैं, वो 371 में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं भारतीय संविधान के भाग, यहाँ पे कहते हैं कि भाग 24 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो ये भाग
24 में नहीं मिलता है। ठीक है, यही आपका गलत है, तो पॉइंट 1 सही होगा, यानी केवल पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 कहता है जो आपकी HDI रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली, तो मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला है, इसमें शैक्षिक स्तर के आधारों पर देशों से तुलना की जाती है। अब देखिए, शिक्षा का स्तर जिस देश का जितना अच्छा होता है उसकी प्रगति उतनी अच्छी यहाँ पर मानी जाती है, तो पहला पॉइंट तो सही हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसमें लैंगिक असमानता के आधार पर देशों की तुलना की जाती है, तो लैंगिक असमानता की जैसी कोई चीज़ होती नहीं है देश को तुलना करने के लिए, क्योंकि सभी को समान अधिकार है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत है। तीसरा है कि इसका प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि UNDP के द्वारा HDI की रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, तो इसका पॉइंट कौन सही होगा, पहला और तीसरा इसका पॉइंट सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 आपका ज्योग्राफी से है। तो कहा गया कि डैश के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर डैश पर उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जटधारा नामक एक पूर्वी जटधारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो गर्म अब देखिए, उपोष्ण की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे गर्मी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब गर्मी कब होती है, ठीक है, गर्मी जो यहाँ पे होगा, गर्मी के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय पूर्व जटधारा की यहाँ पे प्रवाहित होती है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो 14 में पूछा गया था कि भारतीय जनसंख्या नीति जो है वह किस वर्ष बनेगी, तो आसान है, तो बनी थी 2000 में। ठीक है, सन 2000 में भारतीय जनसंख्या नीति को बनाया गया था, सन 2000 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे देखिए, अब स्वयं सहायता समूह तो ग्रामीण क्षेत्र में बना था, जो आपस में लोग मिलके बनाते थे। फिर व्यापारी जो होते हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से ही यहाँ पर उनको ऋण प्रदान करते हैं। सहकारी समितियाँ जो बनी जाती है वो भी प्रत्यक्ष प्रदान करती है। लेकिन जो नाबार्ड नहीं, एक सरकारी संस्था है, आप लोग जानते हैं इसका, ठीक है, तो नाबार्ड जो है ये सरकारी संस्था है, इसलिए डायरेक्ट नहीं देती, ये आपको इनडायरेक्ट लोन देती है, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट कौन देगा, आपके जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, व्यापारी होते हैं, किसी दोस्त है, सहकारी समिति है, वो लोग दे देते हैं डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, 20 जुलाई, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 16 में कहते हैं कि 2014 में जो आपका भारतीय खाद्य निगम है, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत पुराना है, तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था उन्हें। भारत 2014 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चावल का जो स्टॉक था वो 65.3, यहाँ पे उन्होंने बोला 65.3 जो है मिलियन टन था, और यहाँ पर न्यूनतम बफर मानदंडों से बहुत अधिक था ये। ठीक है, अब देखिए चावल उत्पादन में तो भारत नंबर 1 है ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 में देखिए, तो कहते क्या है कि हमारे देश में चुनावों का आयोजन एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है। अब निर्वाचन आयोग आप लोग जानते हैं, इसका कौन सा कार्य नहीं है ये पूछा गया, तो पहले देख लेते हैं पॉइंट 1। तो इसमें कहता है यह संसद तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का सभी का चुनाव कराता है, ये ठीक है, यही निर्वाचन मतलब करवाता है, निर्वाचन आयोग ये करवाता है। आचार संहिता लागू करता है, ये भी सही है, पार्टियों को दंडित करता है अगर कोई ऐसी वैसी अनहोनी करता है। मतदाता सूची को भी तैयार करता है, निर्देशन नियंत्रण करता है, तो ये भी तीसरा पॉइंट भी सही है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, तो हर राज्य के विधानमंडल और नगरपालिका के सभी चुनावों का आयोजन ये कराता है, ये यहाँ पे गलत है पॉइंट। ठीक है, ये विधानमंडल और नगरपालिका के चुनाव का आयोजन नहीं कराता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। अब अगला देखिएगा, तो कहते हैं रूसी, ठीक है, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो रूसी समाजवादियों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अब देखिए कथन यहाँ पर ये पहला है, मेंशेविक लोगों का मत था कि रूसी श्रमिकों को जर्मन आक्रमण से अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इनके द्वारा बोला ही गया था जो मेंशेविक लोग थे। दूसरा है, बोल्शेविक भी युद्ध चाहते थे, क्योंकि बोल्शेविक ने वर्ग संघों की आंधी थी, वो युद्ध नहीं चाहते थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो पहला ही यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 में, तो इसमें कहा गया है ना कि डैश स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, कुछ आसान भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते पूरा पेपर कठिन था। तो मध्यवर्ती स्तर जो होता है उस पर पंचायतों के अध्यक्षों को निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, जो मध्यवर्ती चुनाव होते हैं जिससे पंच होते हैं उनके कहते हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से उसमें नहीं चुना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये तो आसान है, तो मैंने बहुत बार आपको कराया भी था मॉक टेस्ट में। तो 2008 में सदियों पुरानी राजशाही जो थी नेपाल, ये तो एनसीईआरटी में शायद पहला ही चैप्टर दिया हुआ है, तो 2008 में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 21 जो पूछा गया कि सीमा सड़क संगठन है, ठीक है, जो बीआरओ है, इसमें बेसिकली यहाँ पे स्थापना वर्ष इसकी कब थी और यहाँ पे डैश क्षेत्र की सामरिक महत्व वाली सड़कों के विकास के लिए की गई थी। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ये 1960 में बना था, ठीक है, 1960 में बना था। और उत्तर पूर्वी, ठीक है, जो पूरा उत्तर पूर्वी है वहाँ पर महत्व वाली सड़कों के विकास के लिए इसको किया गया था, ठीक है। ये आपका बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया उधर रहता है, डोकलाम चीन वाला एरिया, वहीं की बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 कहता है कि 2021, ये भी इसमें भी करंट डाल दिया है, तो ये भी हमारे काम का है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 में कहा गया विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहा था, ठीक है। उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, ठीक है। अब एक कथन यहाँ पे है, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, यह कथन कहा गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यहाँ पर ये चीज़ कही गई थी, विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में ये चीज़ कही गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 में तो कहते हैं उद्योगों से जुड़े ऐसे संकट जिनमें विस्फोट और विषाक्त पदार्थों का स्राव होना शामिल है, वो किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब जिनमें विस्फोट और विषाक्त पदार्थों का स्राव होना शामिल होता है वो होते हैं मानव निर्मित संकट, ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे विस्फोट बनाए जाते हैं, जानते हैं सभी लोग कि ये मानव के द्वारा ही निर्मित होते हैं, तो मानव श्रेणी में इनको रखा जाएगा। 25 में देखिएगा तो कहते हैं ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री से है, तो कौन सा न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकारों का एक खंड नहीं था, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए तो कहते हैं सभी यहूदियों को डेविड का पीला सितारा लगाने के बाद किया जाता था, तो ऐसा नहीं था, सभी को यहाँ पे ये पीला सितारा लगाने की ये बाध्य नहीं किया जाता था। बाकी देखिए जो अधिकार थे न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप, इसमें दूसरा तीसरा चौथा ये यहाँ पे इसके तहत मिलते हैं, जो इसका सिटीजनशिप का लॉ था, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोशल साइंस का पोर्शन, ठीक है, ये सोशल साइंस का पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइंस 25 नंबर का बचता है और यहाँ पर आपका बचता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो आसान आई थी, साइंस में क्या था आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई देखिए यहाँ पे जो आपका साइंस है इसमें देखिए कुछ तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछे गए थे जो आपके नॉर्मल हैं, और कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी से पूछे गए थे जो आपका पूरा बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पे जो थे न्यूमेरिकल पूछे गए। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल जो काफ़ी अच्छे लेवल का है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी रिएक्शंस पूछे गए थे। बेसिकली यहाँ पे है एनसीईआरटी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपके सारे क्वेश्चन इसमें से हल हो जाने चाहिए। तो आज हमने क्या किया, सिर्फ सोशल साइंस और यहाँ पे जीएस का पोर्शन किया है। बाकी जो है आपका न्यूमेरिकल और मैथ्स में एक साथ लेकर देखिए, मैथ्स से जो है ये थोड़ा आसान पूछी गई थी बाकी की अपेक्षा। ये भी था तो कैलकुलेटिव, लेकिन इतना ज़्यादा घुमा के कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा था जैसे आपका बाकी चीज़ें पूछी गई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, और जैसे ही तैयारी स्टार्ट होती है आप लोग सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम करा पाएंगे। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ढूंढ के एनसीईआरटी से क्वेश्चन टाइप करने पड़ेंगे इस बार। थैंक यू सो मच।